Today we will start with the ninth chapter, that is struggle for independence. So in the previous chapter we saw the elementary works of Indian National Congress and as well as the second phase of Indian National Congress. Now in this chapter we will be dealing with the Indian independence movement, and the time frame would be 1990 to 1947. Okay, so this time frame, that is from 1919 to 1947, is known as Gandhian era. सो बेसिकली ये जो 1919 से लेकर 1947 के एरा को हम गांधी एरा इसलिए कहते हैं बिकॉज उस टाइम पे महात्मा गांधी का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा था, एंड दैट्स वाई जो ये एरा है, जो हमारा ये इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है वो हमारे गांधीन एरा में काउंट होता है. So now let's start. So we will move on with the constitution reforms that were made from 1919 to 1935. So in the previous chapter we saw that जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के लिए कहा था, एंड दे मेड एन अनाउंसमेंट इन 1917 रिगार्डिंग द सेल्फ गवर्नमेंट कि वो इंडिया को जो है सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे. लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है उसके बेसिस पे जो है रिफॉर्म्स बनाए गए थे, एक्ट बनाया गया था, दैट इज़ मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. बट यहाँ पे जो है उसके प्रोविजंस वगैरह सही नहीं थे, उसमें इनएडिक्वेसीज थी. सो वी सॉ दैट भले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था लेकिन जो एक्ट बना था उसमें इनएडिक्वेसीज थी. लेकिन इस एक्ट में इन्होंने क्या किया, दे गेव सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख कम्युनिटी, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, एंड ऑल्सो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल. सो बेसिकली यहाँ पे जो है इंडियंस को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे सिख कम्युनिटी के लिए भी एक अलग से इलेक्टोरेट कर दिया था. डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम तो ज़रूर लेके आ गए थे, पर डायरकी भी इन्होंने इंप्लीमेंट की थी प्रोविंशियल लेवल पे. एंड दिस मेड इट क्लियर कि जो ब्रिटिशर्स है वो कुछ भी लीगल प्रोविजन नहीं देना चाहते हैं इंडियंस को, एंड ये बात गांधी जी को भी समझ आ गई थी. सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था इन 1931. उसी टाइम पे जो है गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस के बाद में जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, एंड जो है उस टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो गांधी जी ने अटेंड की थी. नाउ ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या था कि जिनको भी प्रिजनर्स बनाया गया था, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी रिलीज़ करने की बात थी. और ब्रिटिशर्स ने कहा था जो भी वायलेंस से रिलेटेड नहीं थे वो सारे पर्सन्स को वो रिलीज़ कर देंगे, लेकिन जिन्होंने वायलेंस किया है वो उनको रिलीज़ नहीं करेंगे. सो ऐसे प्रोटेस्टर्स को उन्होंने लाइक प्रिजन में रखा था, और इरविन पैक्ट के अंदर ये देखा गया था कि जिन्होंने वायलेंस नहीं की है वो उनको रिलीज़ कर देंगे. सो गांधी जी ने जो है इस बात को लेके ये पैक्ट जब साइन हुआ उसके लिए जो है गांधी जी ने उसके बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी. एंड ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंसिस्ट किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए शेड्यूल कास्ट को. सो सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं था, एंड दैट्स वाई उन्होंने जो है ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की. और जब वो इंडिया रिटर्न हुए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंड ही वॉज सेंट टू येरवाड़ा जेल इन पुणे. नाउ जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के रामसे मैकडोनल्ड, इन 1932 ही अनाउंस्ड वेल नोन कम्युनल अवार्ड. अब इसमें क्या था कि सेपरेट सीट्स एलोकेट की जाएगी शेड्यूल कास्ट को इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये जो कम्युनल अवार्ड जो था उसमें ये डिसाइड किया गया था, ये कहा गया था कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको एक अलग से सेपरेट सीट दी जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में. नाउ ये सुनते ही, ये कम्युनल अवार्ड के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी जो है इनडिफिनिट फास्ट पे चले गए, दैट इज़ वो अनशन पे हो गए थे. एंड ही सेड दैट कि जब तक ये कम्युनल अवार्ड नहीं हटाया जाएगा वो अपना फास्ट ब्रेक नहीं करेंगे. इसी के साथ में क्या हुआ, जो हिंदू महासभा थी एंड अंबेडकर जो थे वो एक एग्रीमेंट पे आए, लेकिन कांग्रेस ने उसका अपोज किया बिकॉज जो ये कम्युनल अवार्ड था उसमें जो कोटा दिया गया था वो बहुत ज़्यादा था, रिजर्वेशन का जो कोटा था वो बहुत ज़्यादा था शेड्यूल कास्ट के लिए एज़ कम्पेयर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था. सो बेसिकली हुआ क्या कि ये सब जब हो रहा था तो इस टाइम पे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू हो गया, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी ट्रबल में आ गई थी. ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है एक वाइट पेपर रिलीज़ किया था इन 1933. ये जो वाइट पेपर था दैट इज़ ऑलमोस्ट द ब्लू प्रिंट फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स. जो फ्यूचर में उन लोग रिफॉर्म्स लेके आए वो एक तरह से उसका बेस बना ये वाइट पेपर. नाउ ये वाइट पेपर जो है दैट वाज द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना 1935 का जो फ्रेम हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन दिस वाइट पेपर. नाउ जो एक्ट था ये, इसमें क्या था कि जो डायरकी है वो वापस इंट्रोड्यूस कर दी गई थी सेंट्रल लेवल पे, दैट इज़ जो स्टेट है उसके 2 हेड होंगे, तो उस तरह से जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई थी. इसी के साथ में जो प्रोविंसेस थे उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी, एंड वहाँ पे जो है गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी इलेक्टेड मेंबर्स की. सो बेसिकली इस तरह से देखा जाए जब ये इलेक्शन हुए 1937 में, तो वहाँ पे कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस में अपनी जो है गवर्नमेंट बनाई, और वहाँ पे उन्होंने एक तरह से वो इलेक्शन जीत गए वो 6 प्रोविंसेस में.
सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट वॉज अपॉइंटेड एज प्रपोज। तो जिस तरह से जो बनाया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, तो वो इस एक्ट के थ्रू जो है बनाई गई। लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत स्ट्रेंज एक्टिविटी हुई, दैट इज़ कि जो 50% था वो रिप्रेजेंटेशन वो ब्रिटिश प्रोविंसेस का था, एंड जो बाकी था वो नेटिव स्टेट्स को दिया गया था। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है 50-50 कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स का स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था इसके अंदर। इसके अलावा जो गवर्नर एंड गवर्नर जनरल थे, उनकी भी जो पावर्स है वो कम नहीं की थी, बल्कि उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि जब चाहे वो कोई भी लॉ रिमूव कर सकते थे। दैट इज़ कि मान लो जो कांग्रेस उस टाइम पे बनी थी कोई प्रोविंस के अंदर, उन्होंने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया है, बट ये गवर्नर और गवर्नर जनरल को सही नहीं लग रहा है, तो वो कभी भी उस चीज़ को हटा सकते थे। ऑल्सो जो उनके पास जो है वीटो पावर दी गई थी, वो कभी भी वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। सो बेसिकली इस तरह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चले थे हमारे 1990 से 1935 तक। और जैसे देखा जाए तो ये काफ़ी रिएक्शनरी है नेचर के अंदर, बट स्टिल ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो दिस वॉज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्रॉम 1990 to 1935. Then we have the next topic, that is Mahatma Gandhi and the movement for independence, his ideology of satyagraha and non-violence. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरह से जो मूवमेंट्स चलाए थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, सत्याग्रह में क्या था, नॉन वायलेंस में क्या था, वो सब हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था वो बहुत ही यूनिक था पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, दैट इज़ 1900 से लेकर 1950 तक का, तो वहाँ पे वर्ल्ड ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे थे, और जहाँ पे बहुत ही वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, डिक्टेटरशिप देखी थी और माइजरीज देखी थी। बट वहीं पे उसके अपोजिट साइड में इंडिया था जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, एंड वहाँ पे जो है महात्मा गांधी ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जगाया था, एंड ही सेड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़। और यही जो है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हमारी इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। सो लेट अस हैव सम बेसिक बैकग्राउंड ऑफ महात्मा गांधी। सो वी नो दैट महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, and he is the father of our nation, and we certainly call him as Bapu as well. He was born in Porbandar in 1869 in Gujarat. He obtained a degree of law and he returned to India. और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे in 1893 to practice as a lawyer. जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया था, जो है एक जस्टिस के लिए उन्होंने एजिटेशन शुरू किया था, बिकॉज देयर वर कलर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस विद इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। सो वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनकी कंडीशन बिल्कुल सेम थी जैसे कि यहाँ पे इंडिया में अनटचेबल्स की थी। सो उनको कोई भी ह्यूमन राइट्स जो है ग्रांट नहीं किए गए थे साउथ अफ्रीका में। सो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में जो है एक इम्पॉर्टेंट एजिटेशन शुरू किया था बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सो वहाँ पे जो है उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया साउथ अफ्रीका के अंदर। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी एंड हिज आइडियोलॉजी। नाउ गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो सिर्फ कहने के लिए या सिर्फ राइटिंग्स में नहीं थी, बट ये अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस किया करते थे। एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट कि जो लोग हैं दे हैव द कैपेसिटी टू स्ट्रगल, उनको बहुत बड़ा ये फेथ था। सो व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46, द पीपल ऑफ इंडिया शेयर्ड इमेंस लव फॉर हिम, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में किस तरह से वर्क किया है। सो लोगों को जो है उनके ऊपर बहुत भरोसा था, एंड दैट्स वाई ही वॉज वेलकम विथ होल हार्टेडली। नाउ जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनकी एडवाइस पे गांधी जी ने पूरा नेशन वाइड टूर किया था, एंड उसके बाद जो है उन्होंने 1916 में कोचरब आश्रम बनाया, एंड उसके बाद में इन 1917-1918 में साबरमती आश्रम बनाया अहमदाबाद में। एंड ऑल्सो उन्होंने जो है जो नॉन वायलेंस जो ट्रुथ है उसको एक प्रैक्टिकल शेप देना शुरू किया। सो हुआ क्या, उन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह है 1917 में वो चंपारण में किया। ना ये चंपारण में करने का रीज़न ये था बिकॉज जो वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स थे वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे, बिकॉज वहाँ पे जो है चंपारण में 3 कथिया सिस्टम चलता था। नाउ ये 3 कथिया सिस्टम में क्या होता था, जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली उनके लैंड पे इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था। अब ये 3 कथिया नाम कहाँ से पड़ा, बिकॉज जो उनका लैंड है उसका 3/20 पार्ट पे उनको इंडिगो ग्रो करना होता था। दैट्स वाई जो 3rd पार्ट जो है 20th भाग का उसके ऊपर से नाम पड़ा 3 कथिया। सो वो ग्रो तो करते थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स उनको कंपेयर करते थे और उनके लिए एक फिक्स्ड प्राइस रहती थी कि वो एक पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स जो है वो प्राइस पे करेंगे और उसके ऊपर ही उनको जो है वो उगाना है। नाउ यहाँ पे जो ये फार्मर्स थे बहुत ही इम्पोवरिश हो गए थे, उनकी सिचुएशन बहुत मिजरेबल हो गई थी। वाई, बिकॉज जो उनके लैंड का सबसे अच्छा हिस्सा हुआ करता था उस पर ब्रिटिशर्स जो है इंडिगो उनको ग्रो करने के लिए कहते थे, और बाकी जो उनको क्रॉप्स ग्रो करने हैं वो बाकी वो अपने जो है लैंड पे ग्रो करते थे।
सो बेसिकली देखा जाए तो जितना प्राइस उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे कि सबको जब पता चला कि गांधी जी इंडिया आए हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस तरह से जो है सत्याग्रह किया था। उस टाइम के जो फार्मर्स के लीडर थे वो गांधी जी को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने इनवाइट किया उनको वहाँ पे कि आप आके देखिए क्या कंडीशन है और इसका कुछ सोल्यूशन लेके आइए। गांधी जी वहाँ पे गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वहाँ पे एंड उन्होंने जो है फार्मर्स थे उनकी लीडरशिप उन्होंने संभाली। नाउ गांधी जी के कहने पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और गांधी जी को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया और ये जो है इस तरह से जो इशू था वो उसका लाइक सोल्यूशन लेके आए। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि काफ़ी जो है एट्रोसिटीज़ हो रही है और काफ़ी इम्पोवरिश्ड हो गए हैं फार्मर्स। वहाँ पे जो है उसका सोल्यूशन लेके आए। इस तरह से जो है ये इंडियन सत्याग्रह फर्स्ट इंडियन सत्याग्रह था जो इस तरह से सक्सेसफुल हुआ था। इसी के साथ क्या हुआ, गांधी जी ने ये देखा कि किस तरह से जो इंडियन है उनकी लाइफ कितनी हॉरिबल है और कितनी पोवर्टी है उसके अंदर। गांधी जी थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो है वो यही वर्क के ऊपर वो अपना लाइफ टाइम पूरा स्पेंड करेंगे। देन चंपारण की जो सत्याग्रह है उसके बाद में सेकेंड सत्याग्रह जो हुआ या फिर जो उन्होंने शुरू किया एजिटेशन, वो था मील ओनर्स और वर्कर्स के बीच का अहमदाबाद के अंदर। गांधी जी ने एज ए कंसलेटर और जो एडवाइज़र है उस तरह से वर्क किया एंड उन्होंने वर्कर्स को एडवाइस किया कि कोई भी वायलेंस नहीं करनी है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जो है फास्टिंग शुरू की एज अ वेपन। उन्होंने बोला कि जो फास्टिंग जब तक हम करेंगे जब तक इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो जाता। और इसका रिजल्ट क्या आया कि जो मील ओनर थे वो मान गए एंड उन्होंने जो है उनके वर्कर्स का वेजेस इंक्रीज़ कर दिया। इन अ वे ये भी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। देन उसके बाद में एट द सेम टाइम इन 1918 गांधी जी लेड अ सत्याग्रह विच हैड बीन एट अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स इन खेड़ा गुजरात। खेड़ा में जो है गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह किया। अब वहाँ पे हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा जो है हैवी रेनफॉल हुआ था एंड उसकी वजह से जो है क्रॉप सारे ख़राब हो गए थे। लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था कि आपको जो है फुल अमाउंट जो है रेवेन्यू का पे करना है और उन्होंने बहुत इंटेंसिव ड्राइव उसके लिए शुरू कर रखी थी। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़बरदस्ती फार्मर से जो है वो उस चीज़ का रेवेन्यू मांग रहे थे जबकि उनके क्रॉप्स भी सारे ख़राब हो गए थे। नाउ गांधी जी ने फार्मर्स को ये बोला कि यू विल रिफ्रेन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस टिल ड्यू कंसेशंस इज ग्रांटेड। मतलब गांधी जी ने वहाँ के फार्मर्स को, खेड़ा के फार्मर्स को ये बोला आप तब तक पे नहीं करेंगे जब तक ब्रिटिशर्स आपको एक जो कंसेशन है आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं। एंड उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। नाउ ये सत्याग्रह तभी मतलब ख़त्म हुआ जब गवर्नमेंट ने बोला कि जो रिच फार्मर्स है खाली वो रेवेन्यू पे करेंगे एंड जो पुअर फार्मर्स है उनको रेवेन्यू पे करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से जो है इसका सोल्यूशन लेके आए गए। जब ये सत्याग्रह हुए तो उसके बाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत ही लाइक डिवोट फॉलोवर्स हो गए थे गांधी जी के। एंड फिर उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने नेक्स्ट जो फार्मर एजिटेशन था 1928 में जो बारडोली में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड ही वर्कड ऑन द फिलोसॉफी एंड गाइडलाइंस ऑफ गांधी जी। जब बारडोली में सत्याग्रह हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप के अंडर हुआ था, बट वहाँ पे जो है उन्होंने जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है वही फॉलो की थी। This was about Mahatma Gandhi and the movement according to his ideology of satyagraha and non-violence.